प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म टीचिंग परीक्षा पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपकी सीटेट की क्लास, जो कि फोकस कर रही है आपके आने वाले सीटेट एग्जाम को। जल्दी से सभी परीक्षार्थी लाइव आ जाएंगे और लाइव आते देंगे थम्स अप और उस एनर्जी के साथ अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में सीटेट का सबसे बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कंपल्सरी टॉपिक आप कह सकते हैं, जो कि है जीन प्याजे। इसको आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास बेहतरीन, क्लास जबरदस्त। 32 से 33 क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे, जिसके अंदर हम लोग कंटेंट की भी बात करेंगे। जो जो प्रश्न आपके रिसेंट पेपर में आया और जो जो प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे सीटेट जुलाई 2025 को फोकस करते हुए। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो आपका शनिवार को टेस्ट हुआ था, उसके क्या रिजल्ट हुए। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मोटिवेशन तो बनता है जी। तो एक मोटिवेशन आप सभी के लिए क्या है, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हौसले भी तो जिद्दी हैं। देखिए, अगर आप जिद है ना, आपको किसी चीज को पाने की, सीटेट को पाने की जिद है ना, तो आप जरूर क्लियर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप हिम्मत हार चुके हैं, भाई हमने 3 बार क्लियर कर लिया, हमसे नहीं हो रहा, हम नहीं कर सकते, तो भाई सीटेट क्या, किसी एग्जाम को आप क्लियर नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नेगेटिव। ठीक है, तो अपनी अप्रोच को ऑप्टिमिस्टिक रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, तो आप जरूर कुछ ना कुछ जरूर कर पाएंगे। तो इसी मोटिवेशन के साथ अपनी क्लास को हम आगे लेके चलेंगे। आज की क्लास में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जीन प्याजे को डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब जीन प्याजे को डिस्कस करने से पहले, सबसे पहले जो बच्चे शनिवार को टेस्ट दिया था, उन सभी बच्चों के क्या क्या रिजल्ट रहे, कौन रहे हमारे टॉप 10 स्कोरर। देखिए यहाँ पर, देखिए जो टॉप 3 स्कोरर है ना, उनके 20 में से 20 हैं, यानी कि भाई लगातार जबरदस्त मेहनत चल रही है। तो सैनी, रानी, ब्यूटी 20 में से 20, आरती, कविता, शालू, श्रीजी व्लॉग, प्रियंका, आकृति, मनीषा, ये बाकी हमारे स्कोरर्स रहे। तो मैं उम्मीद यही करती हूँ कि सभी बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और लगातार ही अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हैं। जी हाँ जी, एक बार कमेंट हो जाए भाई, बहुत बढ़िया। पाकीजा कह रही मैम आई एम शालू। ओके जी, शालू जी, मनीष जी, सोना, मेहंदी, बहुत बढ़िया। तो जुड़ जाओ भाई, जल्दी जुड़ जाओ, स्टार्टिंग में जुड़ जाया करो, क्योंकि जितना अधिक आप शुरुआत में जुड़ते हैं ना, उतने ही अधिक आप सभी को एक मोटिवेशन मिलती है किसी काम को करने की। आपको एक एनर्जी आती है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से जुड़े हैं, हमें पता है कि मैम कब किस तरीके से लेके चलेगी। सबसे पहले हमें जीन प्याजे की बेस मैम क्लियर करेगी, उसके बाद मैम प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएगी। जो भी आपके जीन प्याजे के 4 स्टेज है, सभी को मालूम है, पूछूंगी आगे जाके, उन चारों स्टेजों की क्या विशेषताएं हैं, उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्लास आप मान के चलिए, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमा कुमारी जी, जो टेस्ट होता है वो आपका यहीं पर होता है। बेसिकली टेस्ट के जो प्रश्न होते हैं, वो आपके जो यहाँ पर आपने प्रश्न दिए हैं, उसी से मिलते जुलते हुए प्रश्न आपको टेस्ट में दिए जाते हैं। ओके, और टेस्ट का लिंक आपको क्लास के एंड में मिल जाएगा। चलिए फिर देरी ना करते हुए अपनी क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे जीन प्याजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात करेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग रेडी हैं जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ने के लिए? जितने बच्चे रेडी हैं, मैं उनको एनर्जी दिलाने के लिए, मैं उनको पॉजिटिव करने के लिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी दे दीजिए एनर्जेटिक थम्स अप, और दिल फेंक, सारे दिल फेंक दीजिए, क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास बेहतरीन है। तो इसी बेहतरीन नेचर के साथ ही अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। जीन प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की हम बात करेंगे। वेरी गुड। तो जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पर जीन प्याजे ने कुछ टर्म्स की बात की जो आपके पेपर में आते हैं एज दर्शन में, और डायरेक्ट वो पूछता है। और अब की बार जो प्रश्न है वो भी लिखे हुए मैंने, तो आपको पैकेज पूरा यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है जी। अब जीन प्याजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जिसके अंदर जीन प्याजे कहते हैं जैसे जैसे बच्चा अपनी एज में बढ़ता है, एज बढ़ती है, उसमें मैचुरेशन आती है। जीन प्याजे कहते हैं कि जो बच्चों की स्टेजेस होती हैं वो क्वालिटेटिव डिफरेंट होती है, गुणात्मक परिवर्तन। ये 3 सालों से आपके पेपर में इस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। क्वालिटेटिव परिवर्तन, क्वालिटेटिव चेंज, यानी कि गुणात्मक परिवर्तन, ये हर बार प्रश्न आ रहे हैं। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि कट्टरवादी रचनावादी, कहते हैं जैसे मैंने कहा है
जिन स्टेजों से मैंने कहा है बच्चा उन्हीं स्टेजों में मैच्योर होगा और वैसे ही उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये कहते हैं ज्ञान मीमांसा यानी कि जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि आपके जीन्स आपको ज्ञान निर्माण करने में मदद करते हैं। मैच्योरिटी इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं विकास कॉन्टिन्यूस नहीं होता, विकास तो डिसकॉन्टिन्यूस है, क्योंकि आपके जो स्टेज है, आपके स्टेज कौन से हैं जी? SPCF। अगर बच्चे ने सेंसरी मोटर स्टेज पार नहीं किया तो वो ना प्री पहुंचेगा, ना कॉन्क्रीट पहुंचेगा, ना फॉर्मल पहुंचेगा। तो असतत विकास इंपॉर्टेंट है। और स्कीमा का मतलब होता है मानसिक संरचना, तो स्कीमा भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी बात जीन पियाजे ने करी है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। 100+ अगर बच्चे हमें लाइव में देखने को मिलेंगे तो मैं आपको PDF, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है तो मैं आपको इसकी PDF भी हमारे टेलीग्राम पर दूंगी। तो आप कोशिश कीजिए, आप हर एक बच्चा 2-2 बच्चों को भी शेयर करेगा तब भी हम अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। तो आज हम 100+ का टारगेट रख रहे हैं। 100+ का टारगेट होते ही आपको PDF मेरे द्वारा दे दी जाएगी। ओके, क्लियर? चलो, अब जीन पियाजे कौन थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे ने क्या दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। जीन पियाजे क्या कहते हैं? जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा होता है ना, वो सिर्फ एक ही स्टेज से नहीं सीखता, उसको 4 स्टेजों से होके गुजरना पड़ेगा तभी बच्चा सीखेगा। तो इन सभी बातों के बारे में जीन पियाजे ने कहा। जीन पियाजे को डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जीन पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि कट्टर रचनावाद की बात करते हैं, जहां पर कहते हैं बच्चे को पढ़ाने के सेंटर में रखो और बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही कर लेगा। वंदना यादव जी, सोना जी, संध्या, वेरी वेरी गुड। और जीन पियाजे, जो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट कहती हूँ कि जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चों की सोच होती है वो क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं होती। तो याद रखो, गुणात्मक रूप से भिन्न यानी कि क्वालिटेटिव चेंज होता है बच्चों की सोच में। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, एक बार सभी बच्चे लिख देंगे कमेंट्स में क्वालिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव चेंज, जल्दी से लिख दो एक बार। और 100+ होते ही PDF आपके द्वार होगी, टेंशन नहीं लेनी, बस पढ़ो, सीखो, समझो, ठीक है? जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो क्वालिटेटिव डिफरेंट होता है, गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आ रही है? बहुत बढ़िया, सबने लिख भी दिया है, वेरी गुड भी, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब हम बढ़ते हैं जीन पियाजे के 6 फैक्टर्स। अब ये 6 फैक्टर को समझने के बाद आपके क्वेश्चन मैं शुरू करूंगी। जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा होता है ना, वो इन 6 फैक्टर पे डिपेंड करता है और ये 6 फैक्टर में से कोई ना कोई फैक्टर से आपके प्रश्न बन जाते हैं। इस बार भी इन 6 फैक्टर में से प्रश्न बना है, वो मैं आपको आगे जाके अभी दिखाऊंगी। यहाँ पर जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा जैविक परिपक्व होगा, बायोलॉजिकल मैच्योर होगा, तब सीखेगा। जीन पियाजे कहते हैं कि खेलना महत्वपूर्ण है, खेल खेल के सिखाओ। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे को समाज से जोड़ो, क्योंकि जितना बच्चा समाज से जुड़ेगा उतना ही बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। जीन पियाजे कहते हैं जो बच्चे के आसपास जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो जो फैला हुआ होता है, जो ज्ञान बिखरा हुआ होता है, उस ज्ञान से बच्चा सीखता है। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा अनुकूलन करता है, अपनी स्कीमा का इस्तेमाल करता है जो बनी हुई है और अपनी स्कीमा में परिवर्तन करता है। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा बैलेंस बनाता है, बैलेंस बनाने को इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन कहा है। क्या आपको समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मैं उम्मीद कर रही हूं, क्योंकि अब आपके सामने प्रश्नों की श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी। तो आइए हम आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला की बात करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न को पढ़िए और आंसर को सुलझा दीजिए भाई, बहुत बढ़िया। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया, बहुत जबरदस्त, वेरी गुड। फर्स्ट प्रश्न, आसान से डिफिकल्टी, आपको पता है मेरा लेवल हमेशा ऐसा होता है, मैं सबसे पहले आपको आसान प्रश्न दूंगी और धीरे धीरे करके प्रश्नों की डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज इन द ब्रेन। तो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, ये वो एक खाली डब्बा है जिसके अंदर आप ज्ञान को डालते हो। तो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर को जिसके अंदर आप ज्ञान को डालते हो,
इसको स्कीमा कहा जाता है। इसको ऑप्शन नंबर 2 स्कीमा यानी कि मानसिक संरचना कहा जाता है। स्कीमा यानी कि मानसिक संरचना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 स्कीमास इज द राइट ऑप्शन। बहुत बढ़िया। और 82 वॉचिंग पे आ चुके बेटा, हमें 100 प्लस का टारगेट है, तो आप मान के चलिए आप लोगों को पीडीएफ मुझे लगता है मिल ही जाएगी आज, जैसे आप लोग शेयर कर रहे हैं। गुड। प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्न आसान से मुश्किल पर लेके जाना है कौशल। बहुत बढ़िया। और बहुत नए नए प्रश्न डाले हैं, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है। आगे बढ़िए। जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो हमारे ऑलरेडी स्कीमा बनी हुई होती है, हम उसी ऑलरेडी स्कीमा बनी हुई का इस्तेमाल करते हैं, अपनी स्कीमा को नहीं बदलते। जो स्कीमा बनी हुई होती है हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। उसको क्या, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। बी वालो थम जाओ जी, थम जाओ। बी वालो बिल्कुल थमो, गलत। यहां पर लिखा है अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा, मैंने मार्क भी किया है, मौजूदा स्कीमा का यूज कर रहे हैं, तो स्कीमा में परिवर्तन नहीं हो रहा। जो स्कीमा बनी हुई है उसी का यूज हो रहा है। जो स्कीमा बनी हुई है अगर हम उसी का यूज करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? ए। इसको हम कहेंगे ए, दैट इज एसिमिलेशन, दैट इज समायोजन, दैट इज आत्मसातीकरण, दैट इज समावेशन। हिंदी में नाम बहुत बदलेंगे, तो यहां पर इसको समावेशन आत्मसातीकरण कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं। याद रखिएगा, बार बार पेपर में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, और यही प्रश्न अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी? मनीषा रावत ने बिल्कुल सही कहा कि अगर लिखा होता मॉडिफाई करना, संशोधन करना या स्कीमा में बदलाव करना, तो आप समायोजन लगाते, आप एकोमोडेशन लगाते। तो ये बारीकियों को पकड़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आकृति रीट वाले भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज रीट में भी जीन प्याजे आना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़िए, बात करेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं वह पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप खुद के और पर्यावरण के बीच जब बैलेंस बिठाते हैं, जब संतुलन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मैंने आपको उस क्लास में आते ही बता दिया था। एसिमिलेशन का मतलब होता है ऐड करना। वंदिता जी, एसिमिलेशन का मतलब होता है जो स्कीमा है ना उसी का इस्तेमाल करना। जब ऐड करने की बात होगी, मॉडिफाई करने की बात होगी, तो आप उसको एकोमोडेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे स्कीमा बनी हुई है उसी को यूज करना, उसी को ही मैनिपुलेट करते जा रहे हो, उसी का ही इस्तेमाल करते जा रहे हो, उसको हम कहते हैं बेटा एसिमिलेशन। ठीक है, याद रखेंगे। 90 बच्चे लाइव हो चुके हैं भाई, वेरी गुड। चलो, तो मैंने आपको कहा बैलेंस बनाने को आपने क्या कहना है? इक्विलिब्रेशन, यानी कि साम्य धारण। सिंपल है। अगर लिखा होता है इंफॉर्मेशन को कंबाइन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, रिकंबाइन कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप लगाते ऑर्गेनाइजेशन। एसिमिलेशन में स्कीमा वही है, उसी स्कीमा का यूज कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रेशन ये दोनों सेम है। हिंदी में नाम बदलता है, साम्य धारण, साम्यकरण, साम्य कारण। तो याद रखो, साम्य लिखा है तो मतलब बैलेंस होगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर पहला, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बहुत प्रश्न है और प्रश्नों के साथ साथ कंसेप्ट भी है, तो आपको यहाँ पर डबल का फायदा मिल जाएगा। आगे बढ़िए। जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों का संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनः संयोजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है? आप जो स्कीमा होती है उसमें विचारों को डालते हैं, आपके आसपास जो विचार पड़े होते हैं आप उसको कंबाइन करते हैं, आप उसको अरेंज करते हैं, आप उसको रिकंबाइन करते हैं, और आप उसको रीअरेंज करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? वेरी गुड, सबने सही बताया, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो इसको आप कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन। क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। जो आपके आसपास नॉलेज बिखरी पड़ी है उसको समेटना, उसको ज्वाइन करना, उसको अरेंज करना, उसको कंबाइन करना, फिर दोबारा से अरेंज करना, फिर दोबारा से कंबाइन करना। जो आसपास नॉलेज बिखरी हुई पड़ी है उसको आप क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही है। जब बच्चा बैलेंस नहीं बना पाता, असंतुलन। संकल्पना, कंसेप्ट, और मिथ्या धारण यानी कि गलत कंसेप्ट बना लिया। ठीक है, आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 5।
5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बेटा, बहुत बढ़िया। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण में अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल है? जो एडेप्टेशन की प्रोसेस होती है जीन पियाजे की, एडेप्टेशन, ये मैंने आपको परसों भी कराया था। जो जीन पियाजे की एडेप्टेशन की प्रोसेस होती है, एडेप्टेशन की प्रक्रिया के अंदर दो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। एक तो एसिमिलेशन, याद रखिएगा, एक तो एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण, और दूसरा एकोमोडेशन यानी कि समायोजन। तो याद रखें, मैंने आपको क्या कहा, एडेप्टेशन की जो प्रक्रिया है उसके अंदर ऑलरेडी दो प्रक्रिया शामिल है। पहला तो एसिमिलेशन और दूसरा एकोमोडेशन, समावेशन और समायोजन दोनों। तीसरा इज द राइट ऑप्शन, तीसरा इज द राइट ऑप्शन। सबको समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या किसी को भी? याद रखो, एडेप्टेशन के अंदर ही दो प्रक्रिया आती हैं, एक तो आत्मसातीकरण या फिर समावेशन, और दूसरा समायोजन। किसी को डाउट, समस्या? आशिया, मोहम्मद? और अगर आपने आज की क्लास के 32 से 33 क्वेश्चन जो है वो कर लिए, तो आप मान के चलिए जीन पियाजे का सब डाउट क्लियर है, आपका सबका सब डाउट। आगे बढ़िए, यहाँ पर स्पेशल ऑफर है, और ये है क्या, अगर आपको पढ़ाया पसंद आ रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे तो सिर्फ एक ट्रेलर होता है, पूरी पिक्चर तो बाकी है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर आप क्वेश्चंस के माध्यम से कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको हमारे बैच में जुड़ने की जरूरत है। बैच में जुड़ने के लिए आपको सिर्फ 40% ही पे करना है। यानी कि अगर किसी बैच का रेट 2000 है तो आपको 1000 से भी कम पे करना है। तो ये बहुत बड़ी आपके लिए छूट है, बहुत बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो आप हमारे साथ हमारे सभी कोर्सेज पर परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर सीटेट का कोर्स भी अवेलेबल है जिसकी लाइव क्लास चल रही हैं। तो आप सभी प्यारे परीक्षार्थी लाइव क्लासेस में जरूर एनरोल कीजिए हमारे पेड क्लासेस में। ओके, अगर पेड क्लास में एनरोल करना चाह रहे हो और आप एनरोल नहीं कर पा रहे क्योंकि ऑफर चेंज हुआ है, अब टीपीए फ्लैश 60 का जो ऑफर है वो लगाया जाएगा, तो आप हमारे साथ कोर्स में एनरोल कीजिए। ओके, और अगर ऑफर नहीं लगता है तो आप कॉलिंग पे नंबर पे कॉल करके, क्योंकि बहुत बच्चों का डाउट रहता है ऑफर्स को लेकर, तो आप इंक्वायरी पर कॉल करके ऑफर का इस्तेमाल उठाइए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्याजे 6, छठा प्रश्न। प्याजे का छठा प्रश्न, जीन प्याजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है? यानी कि जो स्कीमा बनी हुई होती है उसको मॉडिफाई करने की बात होती है, उसको रूपांतरित करने की बात होती है, उसको बदलने की बात होती है, उसको हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। स्कीमा को मॉडिफाई करना है, फाइनल डेस्टिनेशन। अमित कुमार भी आ गए, क्या बात है जी। तो स्कीमा को रूपांतरित करने को आप क्या कहेंगे? स्कीमा को रूपांतरित करने को आप एकोमोडेशन यानी कि समायोजन कहेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है मॉडिफाई और यहाँ पर लिखा है रूपांतरित। जब भी स्कीमा में चेंज आएगा तो आप उसको एकोमोडेशन यानी कि समायोजन कहेंगे। अगर स्कीमा वही है तो समावेशन। जैविक परिपक्वता, एज बढ़ रही है, विशेषताएं भी अपने आप डेवलप हो रही हैं, और संक्रियात्मक अवस्था, ये जो 4 अवस्थाएं हैं इसमें कोई ना कोई संक्रिया, कोई ना कोई ऑपरेशन होता है। तो इन 4 अवस्थाओं को ऑपरेशनल स्टेज कहा गया है। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट करके बताओ कि जीन पियाजे ने जो 4 स्टेज दी हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बताइए। मैंने देखते कितने बच्चों को मेरी सभी शॉर्ट ट्रिक्स याद होती हैं, फटाफट कमेंट करें। जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाओं की बात की है उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई? बहुत बढ़िया। तो मनीषा, सोना, सना, यूनिटी, आंचल, सुग्रीव, स्वाति, वेरी गुड भाई। स्वाति पीसीएससी नहीं होगा, पीसीएससी तो डोमेन था, यहाँ पर स्टेज है। तो ये 4 स्टेज है बेटा, पीसीपी, सॉरी एसपीसीएफ, मुझे भी पीसी पढ़ रही थी मैं भी, एसपीसीएफ, सेंसरी, प्री, कॉन्क्रीट, फॉर्मल। ये पियाजे की 4 स्टेज है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब स्टेज से ही प्रश्न आने वाले हैं आगे जाके। ओके, चलो प्रश्न नंबर 7। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होती है? जो बच्चों की सोच होती है वो उनके बड़ों से किस प्रकार अलग होती है? बताइए। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देंगे। मैंने आपको हमेशा बताया है ये प्रश्न तो आपके पेपर में आ ही रहा है। बच्चों की सोच उनके बड़ों से, उनसे ज्यादा सोचने वालों से किस प्रकार से अलग होती है? देखते हैं कितने बच्चे। और यार बहुत बढ़िया, मतलब मुझे यहाँ पर पोल डलवाना था बिकॉज मैक्सिमम बच्चा लोग बिल्कुल सही दे रहा है कि मैम बी इज द करेक्ट आंसर।
जो बच्चों की सोच होती है वो उनके बड़ों से गुणात्मक रूप से यानी कि क्वालिटेटिव डिफरेंट होती है। ये प्रश्न भी रिपीटेड है, क्वालिटेटिव डिफरेंट होती है यानी कि विशेषताओं में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड गुणात्मक रूप से भिन्न है, ये बिल्कुल सही है। गुणात्मक रूप से भिन्न है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्पष्ट है। वयस्कों की सोच अलग नहीं होती, मात्रात्मक रूप से भिन्न नहीं होती और सोच कम होती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 8, आठवां प्रश्न। 94 बच्चे वॉचिंग पे है बेटा, हमें संख्या को 100 क्रॉस करना है क्योंकि मैं दिल से चाहती हूं कि आपको पीडीएफ मिले, क्योंकि पीडीएफ होगी तभी आप लोग पढ़ेंगे। जो बच्चे पेड में नहीं आ सकते हैं उनके लिए देखो कुछ सुविधाएं तो मैं देना चाहती हूँ, लेकिन उसके पीछे कुछ टारगेट्स भी हम बनाते हैं। तो आप टारगेट को अचीव करवाने में मेरी हेल्प कीजिए, मैं आपको पीडीएफ देने में हेल्प करूंगी, क्योंकि कोलबर्ग कहते हैं टिट फॉर टैट होता है, यानी कि यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता की बात करते हैं। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 8 आइए। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने लगता है? जब बच्चा समाधान की निरंतर खोज करता है तो वो किस अवस्था में आना चाहता है? वो लगातार खोज करता है, लगातार आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको क्या करना होता है, उसको शांति चाहिए होती है ना। तो शांति को मनीषा, वेरी गुड जी, सभी लोग देखो डी बोल रहे थे, सभी लोग भेड़ चाल पर चल रहे थे, सभी लोग। लेकिन यूनिटी की बात करें, मनीषा की बात करें यहाँ पर, और किस किस की बात करूं मैं कि जो भेड़ चाल से अलग होकर आंसर दे रहे हैं, आंसर इसका बेटा होगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको बोला है कि जब आप सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन टू सर्च स्टेट ऑफ वर्ड, आप किसी सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं क्योंकि आपको क्या बिठाना होता है, आपको बैलेंस बनाना होता है। एकोमोडेशन का मतलब तो होता है बेटा स्कीमा को मॉडिफाई करना। यहाँ पर स्कीमा को मॉडिफाई करने की बात कहाँ है? एसिमिलेशन का मतलब होता है स्कीमा को, जैसी स्कीमा है उसका सेम टू सेम यूज करना, तो वो भी नहीं है। डिस इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस नहीं बन पा रहा, जैसी स्टेज है वैसा वो नहीं याद कर पा रहा, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज संतुलन। निरंतर खोज करता है, निरंतर ज्ञान को अर्जन करता है, क्योंकि उसको बैलेंस बनाना होता है, उसको संतुलन बनाना होता है, और संतुलन बनाने को इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रियम कहते हैं। हिंदी में संतुलन लिखा होगा सामीधारण, सामीकरण, साम्यरण, तो ये हिंदी इंग्लिश में चेंज आएंगे, आप सभी शब्दों को ध्यान रखें। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। ये इस बार का पेपर का प्रश्न है, आप कर सकते हैं मुझे उम्मीद है। प्रश्न नंबर 9, चलिए, जीन प्याजे ने नॉलेज को लेकर क्या कहा? जीन प्याजे का मानना था कि ज्ञान कैसा होता है जी, ज्ञान, ज्ञान बच्चा कैसे लेता है? जीन प्याजे कहते थे कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वो अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। तो बताइए ज्ञान के निर्माण की बात कहां पर हुई है? क्या यहाँ पर जन्मजात की बात की है? क्या यहाँ पर अधिक जानकार लोगों की बात की है? क्या यहाँ पर विश्वसनीयता की बात की है? यहाँ पर तो जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, ना कि वो पैसिव अपने एनवायरनमेंट से जुड़ता है। तो जीन पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 100 प्लस पार कर दिया है। जब 100 प्लस यहाँ पर हमने पार कर दिया है तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था पीडीएफ मिलेगा। तो पीडीएफ लेने के लिए बिल्कुल मिलेगा, पीडीएफ गारंटीड दूंगी मैं। पीडीएफ लेने के लिए आप लोग सीडीपी बाय टीपी पर कनेक्ट करिए। टेलीग्राम चैनल है, शिवा मैम से मैं अनुरोध करूंगी कि वो टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड करें, और आप जरूर पीडीएफ आप मिलने के हकदार हैं, बिल्कुल हकदार हैं आप। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, लिटिल साइंटिस्ट होता है, जो अपने वातावरण में रहकर ज्ञान का निर्माण करता है। तो यहाँ पर मैम अभी आपको सीडी बाय टीपी का लिंक शेयर करेंगी, आप उस पर जुड़ जाना, वहीं पर आपको पीडीएफ में अवेलेबल कराऊंगी। ओके, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। अभी जो मैंने आपको बताया कि बच्चा जो होता है वो अपने से बड़ों से क्वालिटेटिव रूप से अलग होता है, गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। तो अभी आप मुझे बताइए कि जो बच्चा गुणात्मक रूप से भिन्न होता है वो किस प्रकार होता है? जो बच्चा गुणात्मक रूप से भिन्न होता है वो किस प्रकार होता है, बताइए। क्या संस्कृतियां उसकी भिन्न होती हैं?
क्या बच्चों का दिमाग उसके बड़ों से कम होता है? क्या जेनेटिक कोड पर उसका निर्माण होगा, या फिर चाहे वो अमेरिका का लड़का हो, यूएस का लड़का हो, चाहे इंडिया का लड़का हो, यूएस अमेरिका सेम ही हो गया ना, चाहे वो यूएस का लड़का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो अफ्रीका का हो, हर कोई बच्चा इसी स्टेज से ही आगे बढ़ेंगे। ये बात कही है जीन प्याजे ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है बेटा। सभी प्रश्न आपके सीटेट के पेपर के प्रश्न हैं। याद रखो, कल्चर की बात वाइगोत्स्की करते हैं, मिनिएचर एडल्ट की बात नहीं करते, और जेनेटिक कोड्स की बात भी नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। जितने बच्चों को समझ आ रहा है लाइक करना तो बनता है, तो एक साथ सभी प्यारे परीक्षार्थी सेशन को लाइक कर दें भाई। सभी प्यारे परीक्षार्थी सेशन को लाइक कर दे, बिकॉज आपका लाइक ही आपको लाइक करेगा, रोज क्लास में आने को मोटिवेट करेगा, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 11, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? जो प्याजे हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को किस प्रकार वर्णन करते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्याजे की वो क्या कहते हैं? बहुत सिंपल है यार, और ये आपका इस बार का पेपर का प्रश्न है। आप बताओ गलती होगी? ये इस बार सीटेट में आया हुआ प्रश्न है बेटा। सीटेट जो आपका अभी रिसेंट का हुआ था, दिसंबर का सीटेट हुआ था, ये उसमें प्रश्न आया था, और हमारे सभी बच्चे इसको सही करके, बिकॉज उनको पता ही था कि 4 स्टेज होती है जो कि क्वालिटेटिव डिफरेंट होती है, जो कि गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, और 4 स्टेजों के बारे में हमारे सभी परीक्षार्थियों को याद था, और सभी परीक्षार्थियों ने बिल्कुल सही, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल मस्त आंसर दिया भाई, वेरी गुड। यही स्पिरिट है जो आपको औरों से अलग बनाएगी, पेपर को क्लियर कराएगी। 30 आउट ऑफ 30 टारगेट सीडीपी में, बाकी 60 नंबर तो 4 सब्जेक्ट में ले ही आओगे, तो इसलिए टारगेट लगा के बनो, ठीक है। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर अगलो की, जो कि अब आपके स्टेज से प्रश्न आएंगे। आपको मालूम है 4 स्टेज है। सबसे पहली स्टेज है सेंसरी, दूसरी है प्री, तीसरी है कॉन्क्रीट, और चौथी है आपकी मूर्त, अमूर्त, या फिर कहिए औपचारिक। हिंदी में बता दूं मैं आपको, पहली है संवेदी कामक, दूसरी है आपकी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी है आपकी मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी है आपकी औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक, एब्स्ट्रैक्ट और फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। अब हम बात करेंगे पहली स्टेज की, जो कि आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। देखिए, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो बच्चा है वो सेंसरी मोटर स्टेज का इस्तेमाल किस प्रकार से करता है, जो बच्चा है वो यहाँ पर सेंसरी मोटर स्टेज में किस प्रकार से क्या करता है, कैसे उसमें परिवर्तन होते हैं, तो इन बारीकियों को ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहली बात तो क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी का गुण बच्चों में आ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंसी। दूसरी बात, इंद्रिय आधारित अधिगम, सेंसरी रिलेटेड लर्निंग, ठीक है। ये नोट करते जाओ बेटा, यही पेपर में दिखेगा, अब अभी दिखाऊंगी, ठीक है। तीसरी बात, हंसना, रोना, अंगूठा चूसना, यानी कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। चौथी बात, ट्रायल एरर, गिराएगा उठाएगा, गिराएगा उठाएगा, ट्रायल एरर करता रहेगा। पांचवी बात, रिपीटिशन, एक ही एक्टिविटी को बार बार रिपीट करता है। इस स्टेज को इन्फेंसी कहा जाता है। आंखों, ऑब्जेक्ट और हैंड्स का यूज करता है। रिफ्लेक्सिस का यहाँ पर बच्चा इस्तेमाल करता है। कर लेंगे, कर लेंगे। अब मैं आपके सामने रखूंगी सेंसरी मोटर स्टेज के प्रश्न, तो क्या आप लोग रेडी हैं सेंसरी मोटर स्टेज के प्रश्नों को करने के लिए? यस, गुड। तो आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सेंसरी मोटर स्टेज का। आइए, शिशु अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। शिशु होते हैं वो अपने सेंसेस की मदद से, अपनी ज्ञानेंद्रियों की मदद से सीखते हैं। बताइए, जब बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों की मदद से सीखता है उसको क्या कहा जाता है? उस स्टेज को क्या कहा जाता है? आसान प्रश्न है, बिल्कुल आसान से हम लोग टफ पे चलेंगे, अभी चलते जाओ। गुड। तो ये आपकी है दूसरी स्टेज, दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदीय पेशी अवस्था। तीसरी अवस्था इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जाएंगे, मैं आपको बोल रही हूँ, आगे बढ़िए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? हाँ जी, ये देखो कौन बच्चा जो बोल रहा है प्री ऑपरेशनल, ये देखो भाई, प्री ऑपरेशन कहाँ पे? अभी तो बताया सेंसेस का यूज जो करेगा
वो किस में करेगा? सेंसरी मोटर में, सेंसिस से सेंसरी। सिंपल सी बात थी। इतना टेंशन लेके कैसे करोगे भाई पेपर? बताओ जी, आगे बढ़ो। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों में इन चारों में से कौन सी विशेषता आपको सेंसरी मोटर स्टेज में देखने को मिलेगी? बताइए, बताइए। गुड। तो ये देखो, छोटा बच्चा समाज के इश्यूज को नहीं पहचान सकता, प्रॉब्लम को सॉल्व इतू सब बच्चा समस्या का समाधान नहीं कर सकता, एनालाइज टुकड़ों में तोड़ के समझेगा इतू सा बच्चा नहीं सीख सकता। तो इसका आंसर होगा बेटा जी दूसरा। अनुकरण करेगा, स्मृति करेगा और मानसिक निरूपता की बात होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपता की बात होगी। ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़िएगा, बात करेंगे प्रश्न नंबर 14। 14th प्रश्न, जीन प्याजे ने पीकाबू नामक खेल का जिक्र किस अवस्था के अंदर किया है? आपने देखा होगा छोटे बच्चे पीकाबू बहुत देखते हैं, देखते हैं नहीं है? क्या आपके घर में आपके भाई बहन, आपके बच्चे, आपकी भाभी या फिर बुआ या फिर ताई चाची के बच्चे वो होंगे जो पीकाबू देखते हैं? तो पीकाबू का जिक्र जीन प्याजे ने भी की था। अब पीकाबू का जिक्र जीन प्याजे ने किस अवस्था में किया है? तो वो किया है सेंसरी मोटर स्टेज में, यानी कि संवेदीय पेशी अवस्था में। ये बहुत बेसिक बातें हैं जो आपका पेपर निकलवा देंगी। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 15। 15th प्रश्न, 15वां प्रश्न। एक बच्चा हर बार हैरान होता है जब उसकी माँ अपनी आंखों से ढक लेती है और फिर उन्हें खोल देती है। किस पियाजेटियन संज्ञानात्मक अवधारणा को बच्चा अभी तक नहीं समझ पाया है, इस खेल को इतना रोमांचक बनाता है? छोटे बच्चे को हम बोलते हैं ना जात जात, तो बच्चा भूल जाता है उसकी माँ उसके सामने थी या उसकी माँ दूर थी। तो वो जो उसके सामने चीज होती है वो उसके बारे में भूल जाता है। इस ये जो अवस्था होती है ये बेसिकली ये 9 महीने के बाद से बच्चे में आती है। जब बच्चा अपने सामने चीजों को रख कर भूल जाता है, फिर 9 महीने के बाद उन्हें याद करने लगता है कि अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये जो जो चीज मेरे सामने ही थी। ठीक है, जैसे कि बच्चे के सामने से बच्चा ना किसी पेन, यही यही पेन को बच्चा तोड़ रहा है, तोड़ता नहीं, खींचता है, मुंह में डालता है, चबाता है। तो अभी भाई आपके काम का पेन है तो आप इसको छुपा देते हैं। अब 9 महीने का छोटा बच्चा होगा, वो क्या बोलेगा कि यार वो भूल जाएगा, उसको नहीं पता पेन था भी नहीं था। लेकिन जब वो 10 महीने के अराउंड हो जाएगा तब उसको याद होगा, कहेगा मम्मी यहाँ पे पेन रखा था ना, आपने छुपाया है ना। तो जब वो पेन को जो छुपा हुआ है उसको याद रखने लगता है तो आप उसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। तो इसी स्टेज में ही, सेंसरी मोटर में ही 9 महीने के बाद बच्चे को वस्तु स्थायित्व का गुण आने लगता है। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 16। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और मैं उम्मीद यही कर रही हूं कि आप सभी को पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ चाहिए? एक बार कमेंट में तो लिख दो यार, वी वांट पीडीएफ। एक बार पीडीएफ लिख दो कमेंट में, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट में पीडीएफ लिखते हैं। मैक्सिमम बच्चों से मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि कमेंट में आप लोग पीडीएफ लिख देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त कर चुका है? जो छिपी हुई चीज होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इम्तियाज आलम जी मुझे कमेंट करो, वेरी गुड। अभी मैंने आपको क्लियर किया कि इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंसी। 9 से 10 महीने के बाद बच्चे में इस प्रकार का गुण आने लगता है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रयोग करना और इंटेंशनल बिहेवियर यानी कि जानबूझ के वो व्यवहार करना। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर अगले की। ये आप प्रश्न आएंगे आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज से, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के प्रश्न होंगे। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वो अवस्था होती है जहां पर बच्चा सिंबॉलिक थिंकिंग यानी कि सांकेतिक चिंतन करने लगता है, जहां पर बच्चा एक ही विशेषता को ही ध्यान रखता है, जहां पर बच्चा अपनी डॉल को खाना खिलाएगा, अपनी गाड़ी को पेट्रोल पिलाएगा, क्योंकि उसके अंदर एनिमिज्म का गुण देखने को मिलता है। तो आइए बात करेंगे
प्री ऑपरेशनल स्टेज की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। तो क्या आप लोग रेडी हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के लिए? ठीक है जी, क्लियर है। थोड़ा सा आपको जब भी हम लोग ब्लू पीछे की वाली लाइन से हम इस सिंपल फिगर में आते हैं तो आपको मेरा फेस ब्लू ब्लू दिख रहा है, राइट? मुझे खुद को दिख रहा है ब्लू ब्लू। ये सिर्फ क्या है, ये आपको अट्रैक्ट करने का तरीका है कि आप किस प्रकार से अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, आइए अब हम बात करेंगे दूसरी अवस्था की। पहली अवस्था क्लियर है, क्या कोई डाउट? अनुष्का राय जी, आकृति जी, वंदिता जी, हासिब बंसारी जी, साक्षी पांडे, फाइनल डेस्टिनेशन जी। हाँ जी, फिर जब यहाँ पर ब्लू है ब्लू है आता है ये वाला, तो आपके दिमाग में ये नहीं होता कि हमारा जो फेस है वो ब्लू हो गया है। तो ये वाला गाना भी तो आपके मन में आता होगा, ये ब्लू है पानी 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 पानी, आता है? मेरे दिमाग में तो ऐसे प्रश्न जरूर आ जाते हैं और ऐसे गाने भी आते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? चलो बात करते हैं अपने दूसरी स्टेज की। दूसरी स्टेज क्या है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 साल की अवस्था होती है। इसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड का काल भी ये होता है। अब समझने वाली बात क्या है कि ये जो स्टेज है ना, ये 2 भागों में बटी है। ध्यान से सुनिएगा। पहली भाग क्या है? प्री कंसेप्चुअल स्टेज, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था, और इसी में दूसरा भाग है इंट्यूटिव स्टेज। प्री कंसेप्चुअल के अंदर कुछ विशेषताएं हैं जो आपने याद रखनी है। ठीक है, देखिए बच्चा यहाँ पर इमिटेट करता है, बच्चा यहाँ पर इमेज बनाता है, प्रतिमूर्ति, जिसको आप कहते हैं सिंबॉलिक थिंकिंग। बच्चा यहाँ पर सिंबॉलिक थिंकिंग करता है। बच्चा यहाँ पर निर्जीवों में भी सजीव समझने लगता है। बालक द्वारा ये कहना, आज सूरज बड़ा उदास है, तो सूरज जो है वो निर्जीव है, लेकिन बच्चा सूरज को भी उदास बताता है। उदास जो होते हैं वो कौन होते हैं? जो जो सजीव होते हैं, है ना? तो वो नॉन लिविंग में लिविंग की क्वालिटी को रखता है। उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं एनिमिज्म, यानी कि जीववाद। याद रखिएगा, आत्म केंद्रित होता है बच्चा, स्वयं केंद्रित और अहमवादी होता है, यानी कि ईगो सेंट्रिक होता है। उसको जो चाहिए वो चाहिए, वो ये नहीं करेगा कि भाई नहीं नहीं नहीं, मतलब वो मम्मी की बात नहीं मानेगा। उसको जो चाहिए वो चाहिए, वो लेके रहेगा। ठीक है, चलो जी। अब इसी में दूसरी स्टेज है इंट्यूटिव। इंट्यूटिव का मतलब होता है क्यूरियस। बच्चा बड़ा जिज्ञासु होता है। बच्चा ना, उत्तम प्रकाश कुमारी अगर उसके सामने आएगी तो बच्चा बोलेगा, अरे आपका नाम उत्तम क्यों है? मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा तो भाई उत्तम नगर में ही तो घर है। तो ये बच्चा जो होता है बहुत क्यूरियस होता है। अच्छा, आपका नाम दीपाली है? मेरा नाम दीपाली है, मतलब बच्चे ऐसे प्रश्न मुझसे पूछते थे, ये मुझे वो याद आ गया। आपका नाम दीपाली है? मैं ना दिवाली मनाता हूँ। क्या मैम आप भी दिवाली वाले दिन हुई थी? क्या मैम आप भी दिवाली मनाते हो? क्या आपको कभी किसी ने दिवाली बोला? इस तरीके से क्यूरियोसिटी वाले प्रश्न बच्चा पूछने लगता है। तो इंट्यूटिव उसे होती है, अंत प्रज्ञा अवस्था होती है, जहां पर बच्चा क्या करता है? वो बहुत क्यूरियस, बड़ा प्यारा बच्चा होता है, बहुत क्यूरियस होता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तभी तो कहा गया कि छोटा बच्चा नन्हा वैज्ञानिक होता है, लिटिल साइंटिस्ट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अब प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार, जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है? जो जीन प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, उसके अंदर प्री कंसेप्चुअल जो स्टेज है वो किस पीरियड में आती है? ये तो आप लोग बता ही सकते हो। हाँ, वेरी गुड। तो वो आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर, वो आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। आसान था। अभी 2 स्टेज बताई हैं, एक तो प्री कंसेप्चुअल और दूसरा क्या? दूसरा इंट्यूटिव। तो ये याद रखिएगा यार, बार बार रिपीट होती हैं। आगे बढ़िए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 16। जीन पियाजे द्वारा 3 पर्वतीय समस्या को किस संकल्पना के लिए प्रयोग किया गया था? जो 3 पर्वतीय समस्या थी, उसको जीन पियाजे ने किसके लिए प्रयोग किया था?
तीन पर्वतीय समस्या, तीन पर्वतीय समस्या उसको जीन पियाजे ने किसके लिए प्रयोग किया था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ एवरीवन। जो बी कह रहा है भाई, लवली कल कह रही मैम बी फॉर बेस्टी। अच्छा, बी फॉर भावेसर भी है हमारे, तो क्या होगा बताओ भाई, कमेंट करते रहो एवरीवन। तो तीन पर्वतीय श्रृंखला जो है वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर आपका, सेल्फ सेंटर्डनेस। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को तीन पर्वत दिखाए गए, एक में टीचर ने बताया देखो इस पर्वत में आग निकल रही है, इस पर्वत में पानी निकल रही है। तीसरा बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू पूछा गया, तो बच्चे ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसका आंसर दिया, जो उसको ठीक लगा उसने वो आंसर दिया, उसने सामने वाले का नहीं सुना। तो जीन पियाजे ने इसी को कहा सेल्फ सेंटर्ड होता है बच्चा, ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा, ठीक है। रैशनैलिटी, प्रिजर्वेशन और एस्टिमेशन की बात नहीं है। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 17। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? एज पर जीन पियाजे, प्री ऑपरेशनल स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय एबिलिटी टू परफॉर्म व्हाट? जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, वो किस, उसकी कौन सी स्टेज की विशेषता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस स्टेज की विशेषता है? तो यहां पर देखिए, रिवर्सिबिलिटी बच्चा नहीं कर पाता, मूल चिंतन भी नहीं, सिलेशन भी नहीं। इसका आंसर क्या है? सिंबॉलिक प्ले एंड एनिमिज्म। अभी अभी मैंने बताया था आपको कि प्री कंसेप्चुअल स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा प्रतीकात्मक चिंतन, जीववाद की भूमिका रखता है। क्या सभी ने सही बताया? क्या किसी भी प्यारों को डाउट, समस्या, परेशानी, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? बताइए एवरीवन। साबिया जी कमेंट। और ये आपका रीसेंट पेपर का क्वेश्चन है सी चैट का। अब देख लो भाई, जिसका गलत है वो क्या पढ़ रहे हैं, उनको और पढ़ना है और मेहनत करनी है। आगे बढ़िए, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18, 18 क्वेश्चन बेटा। जीन पियाजे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मैं सवा घंटा तो देखो लूंगी आज। आगे बढ़ो। बालक समझता है कि जो वह कर रहा है वह सही है, और ना तो उसे कोई रोके ना तो उसे कोई टोके। गाना था ना मुझको कोई रोके ना किसी से टोके, ऐसे कुछ गाना था ना हनी सिंह का। तो बताइए, ना मुझको कोई रोके ना मुझको कोई टोके, वो किस स्टेज में बच्चा कहने लगता है? बताइए, बताओ 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 एवरीवन, जल्दी। ना मुझको कोई रोके ना किसी ने टोका, बताओ कौन सी स्टेज है, जल्दी बताओ भाई। हाँ जी, गुड। तो वो है भाई दूसरी स्टेज। कहाँ गई जी? ये रही दूसरी स्टेज, आपकी प्री ऑपरेशन स्टेज। यहाँ पर उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई टोके ना, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ो। प्रश्न नंबर 19, 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चलो, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझ के आउट किया है, मतलब उसे रस्सी ने पकड़ लिया है। वो रस्सी क्या है? लिविंग है। उसे रस्सी ने पकड़ लिया तभी वो आउट हो गई। आप बताओ, जो वो रस्सी को, जो वो, क्योंकि जो रस्सी होती है वो क्या होती है? वो नॉन लिविंग होती है। लेकिन ये बच्ची कहती है कि रस्सी ने मुझे पकड़ लिया, मतलब इसका मतलब रस्सी ने उसे क्या कहा? रस्सी ने उसे लिविंग बीइंग कह दिया, रस्सी को उसने लिविंग बीइंग कह दिया। तो आप मुझे बताइए कि जब वो रस्सी को नॉन लिविंग से लिविंग कह रही है, इस क्वालिटी को क्या कहा जाएगा? पहले तो इस क्वालिटी का नाम बताओ, बताओ। जब वो रस्सी को नॉन लिविंग के अंदर लिविंग की विशेषताओं को डाल रही है, इस विशेषता को क्या कहा जाएगा ये बताओ पहले। वेरी गुड भाई, मनीषा का सही आंसर आ गया है आकृति, गुड। इगोसेंट्रिक नो। जीवित सोच, वंदिता, गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। साक्षी पांडे, वेरी गुड। आकृति, अमित, कुमारी दीपा, सेमा जान, बहुत बढ़िया। तो इसको आप कहते हैं एनिमिज्म। क्या कहते हैं? एनिमिज्म, यानी कि जीववाद इसे आप कहते हैं।
और जीववाद की जो क्वालिटी है वो आपको मिलती है यहाँ पर पूर्व चलन अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 प्री ऑपरेशनल स्टेज। बताओ जी, सबको समझ में आ रहा है मजा या फिर लग रही है सजा? क्योंकि प्रश्न बहुत बढ़िया है और इन्हीं प्रश्नों को ही वो आपको पेपर में घुमा के पूछ लेता है, फिर आप कंफ्यूज कर जाते हो मैडम क्या पढ़े क्या ना पढ़े। इसीलिए हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। चलो जी, अभी जो मैंने बताया था वो आपसे डायरेक्ट ही पूछा गया था कि जीववादी चिंतन जो होता है वो किस अवस्था में आपको देखने को मिलता है। जो अभी प्रश्न पूछा वही क्वेश्चन दोबारा आया, लेकिन अब डायरेक्ट नाम भी बताया गया। तो एनिमिज्म की क्वालिटी किस स्टेज में आपको बच्चों में देखने को मिलती है? जल्दी से एवरीवन यार, बहुत बढ़िया। एनिमिज्म की क्वालिटी वेरी गुड, तो ये मिलती है हमें प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। भाई वेरी गुड। आगे बढ़िए, बात करेंगे प्रश्न नंबर 21, 21st क्वेश्चन, वेरी नाइस। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर बच्चा उसकी साइकिल की फोटो अपने दिमाग में ला ले आता है। जब बच्चे के सामने वो चीज नहीं है लेकिन तब भी उसने वो चीज पहले देखी हुई है, तो उसकी साइकिल की सिंबल्स उसके दिमाग में बन जाता है, सिंबल बन जाता है उसके दिमाग में। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं आप सिंबॉलिक थिंकिंग। उसको कहते हैं आप सिंबॉलिक थिंकिंग, यानी कि प्रतीकात्मक चिंतन। क्या कहते हैं? प्रतीकात्मक चिंतन। जो प्रतीकात्मक चिंतन होता है वो आपका दूसरी स्टेज में प्री ऑपरेशनल में। देखो प्री ऑपरेशन से ना हमेशा प्रश्न आते हैं, तो इस स्टेज को तो इंपॉर्टेंट मान के पढ़ के ही जाइएगा। प्री ऑपरेशनल में होता है सिंबॉलिक थिंकिंग, इसको हम कहते हैं। चलिए बात करते हैं 22वां प्रश्न। आप देख सकते हैं जनवरी का प्रश्न है। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? बताइए कौन सी क्षमता वो है जो मूर्त को आपकी प्री यानी कि पूर्व से अलग करती है? मूर्त को पूर्व से अलग करती है वो कौन सी अवस्था है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या क्वालिटी नहीं होती जो आगे जाके कॉन्क्रीट में देखने को मिलती है? देखो भाई, सेंसिस की बात तो सेंसरी मोटर में होती है, डीसेंटरिंग की बात आपकी कॉन्क्रीट में होती है, लेकिन प्री में नहीं होती, ठीक है, ये हो सकता है। हाइपोथेटिकल की बात तो लास्ट में होती है, फॉर्मल में होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी की बात भी सेंसरी में होती है, तो ये नहीं हो सकता। इसका आंसर बेटा दूसरा है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा सेंट्रेशन करता है, यानी कि केंद्रीकरण करता है, एक ही विशेषता पर ध्यान देता है। लेकिन जब वो कॉन्क्रीट में जाता है बच्चा लॉजिक लगाने लगता है, तो वो डिसेंट्रेशन करने लगता है, विकेंद्रीकरण करने लगता है, जिसमें वो एक से ज्यादा विशेषताओं के बारे में सोचता है, एक से ज्यादा विशेषताओं के बारे में सोचता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 विकेंद्रीकरण इज द राइट ऑप्शन। किसने भी कहा था? किसने भी कहा था? नेहा मिश्रा जी कह रही, मैम मेरा सही था। बहुत बढ़िया नेहा, बहुत बढ़िया। आशा कुमारी ने भी कहा, वेरी गुड। सादिया साबिर कह रही है पेड कोर्स में मेरा नाम चेंज कराना है, हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन आप ये चाहे कोर्स वोर्स चेंज हो उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा। नाम तो आप खुद भी चेंज कर सकते हैं, नाम में तो क्या ही रखा है, नाम में कुछ नहीं रखा भाई, काम में सब कुछ रखा है, ठीक है। चलो बात करते हैं अपने अगले स्टेज की, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि ठोस संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक, इसको आप मिडिल चाइल्डहुड, मध्य बाल अवस्था भी कहते हैं। अब मध्य बाल अवस्था में क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चा यहाँ पर लॉजिक लगाने लगता है,
बच्चा यहाँ पर तर्क करने लगता है। जब तर्क करने लगेगा तो चिंतन अधिक व्यवस्थित, संबंध बना लेगा, वर्गीकरण कर लेगा, क्रमबद्ध कर लेगा, सीरिएट कर लेगा, छोटे से बड़े, बड़े छोटे में लगा लेगा। बच्चा ट्रांजिटिव थॉट यानी कि 3 चीजों में संबंध बनाना शुरू कर देगा, ट्रांजिटिव थॉट कर लेगा, एक से ज्यादा विशेषताओं के बारे में देखेगा, जो चीज खोल दी है उसको दोबारा से बंद कर लेगा। और संरक्षण में क्या होता है, जो बच्चा होता है ना, वो कोई बड़ी चीज को टुकड़ों में तोड़ दें या उसके शेप को बदल दें, उसका उसमें वो कोई प्रभावित नहीं होता, वो लोग सेम ही होते हैं। उसको आप बोलते हैं कंजर्वेशन। ठीक है, तो कंजर्वेशन की क्वालिटी भी इसी स्टेज में आती है। ये सारी क्वालिटीज आपको इस स्टेज में देखने को मिलेगी। पीडीएफ दे दूंगी, आराम से पढ़ना, आराम से सीखना। अगर शिवा मैम मुझे सुन पा रही है तो प्लीज मैम मुझे यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कीजिए, वरना मुझे आपको कॉल ही करना होगा लगता है मुझे, है ना। चलो प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 साक्षी पांडे जी लगिए, नेहा जी। प्रश्न नंबर 23, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल अवस्था में होगी? मध्य बाल अवस्था का मतलब है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इनमें से कौन सी बच्ची कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होगी? चलिए, एक बच्ची जिसने अभी तक सामाजिक संदर्भों में नकल करना सीखना शुरू किया है, तो नकल करने की बात तो प्री में आती है। एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है, अमूर्त विचारों का आसानी से पालन। एक बच्ची जो सहकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती, और एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। तो तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है, वो तीसरी स्टेज में होती है। राइट, सबने सही बताया, कोई गलत कह रहा है? बच्ची लॉजिक बता पा रही है, रीजन दे पा रही है और कंजर्व भी कर पा रही है। तो कंजर्वेशन की क्वालिटी आपकी कॉन्क्रीट में मिडिल चाइल्डहुड में होती है। देखिए मैम ने लिंक पिन कर दिया है और आप इसी लिंक पे क्लिक करके आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की इन चारों में से कौन सी विशेषता नहीं है? बताइए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की इन चारों में से कौन सी विशेषता नहीं है? बताइए एवरीवन, वेरी वेरी गुड, फटाफट से कमेंट कीजिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की इन चारों में से कौन सी विशेषता नहीं है? रिवर्सिबिलिटी कर लेता है, विकेंद्रीकरण कर लेता है, संबंध कर लेगा, लेकिन अतार्किक चिंतन नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको कहा है लॉजिक बताने लगता है। तो यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग होती है, लॉजिकल थिंकिंग होती है, इलॉजिकल थिंकिंग नहीं होती। तो गलत वाला बेटा जी यही था, फोर्थ ऑप्शन ही गलत था। लॉजिकल थिंकिंग होती है, इलॉजिकल नहीं होती। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 25, 25th प्रश्न, जल्दी से बेटा, 32 प्रश्न आज हम कवर करके जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 25, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? अगर एक टीचर है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की मदद से पढ़ा रही हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो उसको क्या नहीं करना है? मूर्त संक्रियात्मक है, जब संक्रियात्मक ही मूर्त है तो आपने अमूर्त तो नहीं करना होगा। जब आप मूर्त संक्रियात्मक की बात कर रहे हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात कर रहे हैं, तो आप अमूर्त पे क्यों जाएंगे? अमूर्त तो इसके बाद वाली अवस्था है, अमूर्त तो इसके बाद वाली अवस्था है, तो ये तो गलत हो गया, अमूर्त नहीं होगा। हाँ, क्लासिफाई कर सकते हैं, सीरिएट कर सकते हैं, कॉन्क्रीट रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अमूर्त नहीं कर सकता, दैट इज रॉन्ग। अमूर्त नहीं कर सकता, दैट इज रॉन्ग। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 4, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की लास्ट स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अब औपचारिक संक्रियात्मक में क्या होता है, 11 से 15 साल की उम्र होती है, इसको आप एडोलेसेंस भी कहते हैं। यहाँ पर चिंतन लचीला और प्रभावी होता है, बच्चा अमूर्त सोच करने लगता है, परिकल्पनाएं का निर्माण, यानी कि प्रॉब्लम सामने आते ही अपने आप से उसका सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। यहाँ पर कोलैबोरेशन, दोस्ती गहरी होती है,
और कारण तर्क और ज्ञान का हस्तांतरण, हर किसी चीज के पीछे रीजन बता देगा और बहुत जल्दी अपने ज्ञान को बदल भी लेता है। यहाँ पर जो बच्चा होता है संतुलन की उच्च डिग्री होती है, यानी कि इक्विलिब्रियम बहुत हाई होगा, और जो बच्चा होगा वो ईगो सेंट्रिक फिर से आ जाता है, यानी कि इस टाइम पर बच्चा अपने पेरेंट की नहीं सुनता, सिर्फ अपने दोस्तों की सुनता है। भाई दे जो दोस्त ने जो कह दिया ना, बस वही सही है। ठीक है जी, चलिए तो बात करते हैं अपने इस स्टेज के प्रश्नों की, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके भाई, लाइक वाइक किया नहीं किया, जल्दी से बताइए। क्या सभी प्यारों ने लाइक कर दिया है? क्या सभी प्यारों ने लाइक कर दिया है? नहीं बाबा, अभी तो सिर्फ आधों का ही लाइक आया है। 90 बच्चों का लाइक आ चुका है, बाकी बच्चे भी एक साथ लाइक करें बेटा, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे बच्चे भी एक साथ लाइक कर देंगे, वेरी नाइस यार, कर दो जल्दी से, जोश, वेरी नाइस। चलो प्रश्न नंबर 26, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है? अमूर्त सोच यानी कि एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल, यानी कि एक्स और वाई के बारे में सोचता होगा, उसको पता ही नहीं वो क्या है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, फॉर्मल ऑपरेशनल के अंदर ही वो अमूर्त चिंतन करता है और वो तर्क करता है, जो कि वैज्ञानिक तर्क होता है। वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है? हाइपोथेसिस, परिकल्पनाएं बनाने लगता है। याद रखिए, अगर सिर्फ लॉजिक आएगा तो आप कॉन्क्रीट ऑपरेशनल लगाइएगा, अगर सिर्फ लॉजिक है। और अगर आए साइंटिफिक लॉजिक, साइंटिफिक लॉजिक आ जाए, साइंटिफिक रीजनिंग आ जाए, तो आप फिर फॉर्मल लगा दीजिएगा। फॉर्मल और एब्स्ट्रैक्ट इसके दो नाम हैं, तो कोई भी नाम वो पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़िएगा, तो आंसर इसका समझ में आ गया ना, फोर्थ। आगे बढ़िए, नेक्स्ट 27th, प्याजे ने कौन से तार्किक योग्यता परीक्षण का प्रयोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में किया? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में उसने किस तार्किक योग्यता परीक्षण का इस्तेमाल किया था? टिंग 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 टिंग, क्या होता है टिंग 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 टिंग? बताइए, किसका उपयोग किया था उसने? यहाँ पर पेंडुलम का टास्क दिया था, पेंडुलम के टास्क की मदद से ही वो बच्चों से औपचारिक संक्रिया लेता था। पेंडुलम के टास्क की बात यहाँ पर हो रही है। ऑप्शन नंबर 4, ये रहा पेंडुलम का टास्क। किस तरीके से वो, देखिए जैसे पेंडुलम ऊपर आता है तो पहले से ही वो जज कर लेती थी अमूर्त चिंतन करके कि पेंडुलम किस तरीके से क्या परिवर्तन आएगा। तो ये पेंडुलम का जो टास्क है, ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 28, 28th क्वेश्चन बेटा, ओनली 4 क्वेश्चंस लेफ्ट, फटाफट 28th क्वेश्चन, जल्दी से सारे प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद टेस्ट भी सब बच्चों ने दे देना है। ओके, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे अक्षर एक्स अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। बताइए। बताइए। Letter X stand for unknown numeral develops during and enables the children to learn what? तो यहाँ पर बेटा देखो, जो X है ना वो लास्ट स्टेज पे होगा, बिकॉज अमूर्त है। अब लास्ट स्टेज पे कंजर्वेशन तो नहीं होता, संक्शन तो नहीं होता, इसका आंसर बेटा तीसरा है, औपचारिक संक्रियात्मक और बीज गणित और गणना। औपचारिक संक्रियात्मक और बीज गणित और गणना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट की। अब देखिए, जो भी थ्योरीज आती हैं हर किसी को क्रिटिसाइज जरूर किया जाता है, तो जीन पियाजे की थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया, और क्रिटिसाइज करने वाले थे हमें नहीं पता।
अब क्यों किया गया ये हमें पता है। तो जीन पियाजे ने डिसकॉन्टिन्यूटी की बात की। जीन पियाजे कहते थे कि जो विकास होता है ना वो रुक जाता है। अगर आप किसी भी स्टेज की जो क्वालिटी है, अगर आप वो क्वालिटी को अचीव नहीं करते, अगर सेंसरी मोटर स्टेज में रिफ्लेक्सेस का आप यूज नहीं करते, प्री ऑपरेशन स्टेज में एनिमिज्म का आप यूज नहीं करते, आप उसकी नॉलेज आपको नहीं मिलती, तो आपकी स्टेज वहीं पर ही रुक जाएगी। तो जिस स्टेज की जो क्वालिटी है अगर वो आप अचीव नहीं करेंगे तो वहां पर वही रुक जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यहाँ पर इनको क्रिटिसाइज किया गया है कि जब डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स है तो डेवलपमेंट तो कॉन्टिन्यूस है, तो आपने क्यों डिसकॉन्टिन्यूस किया। और जीन पियाजे ने कल्चर की बात नहीं की, सामाजिक अंत्यक्रिया की बात नहीं की, लेकिन सिर्फ भौतिक जगत से जुड़ने की बात की। तो कल्चर के लिए भी इनको क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है, कल्चर का इस्तेमाल नहीं किया है इसीलिए इनको क्रिटिसाइज भी किया गया है। तो आप अब ये प्रश्न करेंगे 29th प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की गई है। जो जीन पियाजे के 4 चरण हैं उसमें क्यों क्रिटिसाइज इनको किया गया है। बताइए क्यों किया गया। क्योंकि कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए इल्यूजन सेंसिटिव और नेचर नहीं है। इसका जो आंसर है वो क्या है आपका तीसरा, निरंतरता और असंगतता। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 30, एसर्शन और रीजन। चलिए करिए। दो स्टेटमेंट आपके पास हैं, दोनों जीन पियाजे की हैं। आप दोनों स्टेटमेंट, ये दो प्रश्न आसान है बात के, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। ठीक है, चलो सी, चलो चलो चलो। प्रश्न नंबर 30, पहला कथन और दूसरा कथन पढ़िए और सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे क्या इन दोनों कथन में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। यह विचारशील व्यक्ति संवेदी और संचालक अनुभवों के तत्वों को सम्मिलित कर सकता है। इस समन्वय के कारण बनी अवधारणात्मक संरचनाओं के द्वारा यह विचारशील व्यक्ति नियमितताओं और नियमों को समझ सकता है जिन्हें वह भविष्य के अनुभव पर लागू कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो दोनों कथन है दोनों सही हैं, क्योंकि जो प्याजे है वो संवेदी और संचालक की बात करते हैं। जो प्याजे को फॉलो करेगा वो बिल्कुल बात करेगा। और ये कहते हैं कि आप अ, अपने सेंसेस के इस्तेमाल से आप एब्स्ट्रैक्ट, आप अमूर्त चिंतन पर जाते हो, तो ये भी सही है। तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट सही है, सबने ही ये बताया। गुड, आगे बढ़िए। 31वां प्रश्न प्याजे पर आपका एजर्शन रीजनिंग का प्रश्न है। इसके बाद सिर्फ एक प्रश्न और रह जाएगा जिसको मैं आपको होमवर्क में दे दूंगी और आपको अभी टेस्ट का लिंक शिवा मैम के द्वारा मैं दिलवा दूंगी। ठीक है, चलो। अभिकथन और कारण ये रहा। प्याजे के अनुसार 4 वर्ष की आयु का बच्चा अपने संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से अपनी प्राथमिक भाषा सीखता है। तो 4 वर्ष का बच्चा होता है वो अपनी सोच से अपनी भाषा को सीखता है। करेक्ट है, क्योंकि भाषा बिना वातावरण के केवल संज्ञान द्वारा ही सीखी जाती है। जो जीन पियाजे हैं वो कहते हैं कि भाषा जो होती है वो संज्ञान, सिर्फ संज्ञान की मदद से, वो भाई वातावरण की कोई रोल नहीं, लेकिन नहीं, जीन पियाजे वातावरण की बात भी करते हैं। तो इसीलिए केवल जो इसने केवल ने इसको बना दिया गलत। ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये सही है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही, बिल्कुल स्पष्ट आंसर है। आगे बढ़िए। 32वां प्रश्न, ये आपके इस बार के पेपर का प्रश्न है। 32वां प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या बताता है। जो जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो क्या बताता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से क्या होगा सही ऑप्शन। व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। अवधारणाओं को जटिल से सरल के क्रम में सिखाया जाना चाहिए।
पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यह शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोच पर। यह आपका इस बार का प्रश्न है और वंदिता कह रही मैम सी होगा और मैक्सिमम बच्चा, लेकिन आंसर सही है, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। मैं जल्दी से यहाँ पर आंसर छुपा रही हूँ, ठीक है जी। याद रखिए स्पेशल ऑफर है आपको, अगर पढ़ा हुआ समझ आता है और आप हमारे साथ स्पेशल ऑफर में जुड़ना चाहते हैं तो आप आज ही कनेक्ट कीजिए हमारे इंक्वायरी नंबर्स पर। शॉर्ट्स भी डाल दी जाती हैं तो शॉर्ट्स में भी आप जरूर एनरोल कीजिए। शॉर्ट्स को भी देखिए, शॉर्ट्स के माध्यम से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, छोटी छोटी ट्रिक्स के माध्यम से आपको कंसेप्ट सिखाए जाते हैं, ठीक है जी। चलिए फिर अपनी क्लास को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अब कल, तो मिलते हैं आपसे हम सीधा कल। तब तक थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बेस्ट डे। एंड अभी टेस्ट का लिंक दिया जाएगा, सभी बच्चे टेस्ट के लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट टेस्ट पर पहुंच जाइए। पीडीएफ जो ऊपर टेलीग्राम में है वो पीडीएफ दिया जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक और टेस्ट का लिंक आपको दोनों कमेंट्स बॉक्स में डाल दिए जाएंगे। लाइव कमेंट भी डाल दिए गए हैं, अभी आपको कमेंट्स बॉक्स में भी मैम प्लीज टेलीग्राम का लिंक और शॉर्ट्स का लिंक इनको डाल दिया जाए ताकि बच्चे हमसे कनेक्ट रहें, पढ़ें। और रोज का रोज टाइमिंग जो है वो आपका 11 बजे का रहता है। टेस्ट आप 11 बजे से लेकर दोपहर के 4-5 बजे तक आप टेस्ट दे सकते हैं, आराम से दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही क्लास में जुड़े रहिए, क्लास को देखिए, क्लास को समझिए। और शाम को 7 बजे केवीएस DSSB को फोकस करते हुए क्लास होती है, उस क्लास में जरूर कनेक्ट कीजिए। तब तक धन्यवाद सभी का, बाय बाय, टेक केयर। टेस्ट जरूर देना, पीडीएफ जरूर लेना, ठीक है, चलो बाय।